हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा था। फॉसिल फ्यूल के अंदर हमने कोल के बारे में पढ़ा था। तो कोल हमने पढ़ा था, जो कोल वो सब्सटेंस होते हैं जो हमको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। तो जितने भी कोल्स जो होते हैं हमारे पास वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, दैट इज द फॉसिल फ्यूल। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये सब हमारे एग्जाम्पल होते हैं फॉसिल फ्यूल के। ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल के अंदर हमने कोल को पढ़ा था। तो कोल के अंदर हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था कोल को, जो हम यहाँ स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ा था उसका कंपोजिशन, कि कोल के अंदर हमारे पास जो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो लास्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, कि कोल के अंदर जो कंपोजिशन होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। ठीक है। जनरली कंटेन द कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन के हमारे पास क्या होते हैं? एटम प्रेजेंट होते हैं। एटम का मतलब होता है एक छोटा सा पार्टिकल, जिसमें जो ये बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, दैट इज अ एटम। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था इसका डिपोजिशन। सबसे ज़्यादा डिपोजिशन जो होता है वो इंडिया के अंदर होता है। इंडिया के अंदर दैट इज लगभग 80 बिलियंस टन के आसपास होता है। ठीक है, 80 बिलियन टन। ठीक है। सबसे ज़्यादा एशिया के अंदर भी अलग अलग, सॉरी, इंडिया के अंदर भी अलग अलग सिटी के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर फैला हुआ रहता है। जैसे झारखंड, सबसे ज़्यादा झारखंड में, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा। ठीक है। तो ये अपना पढ़ लिया था। थर्ड पॉइंट पढ़ा था अपने फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में हमने देखा था कि कोल को कैसे बनाएंगे। तो कोल को बनाने के लिए हमने बताया था कि कोल जो बनते हैं, जो फॉसिल फ्यूल जो बनते हैं, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। इफ यू टॉक अबाउट द कोल दैट इज यूज्ड इन डेड प्लांट्स, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स से हमको क्या मिलते हैं? कोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है कोल का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में हमने केवल ये बताया था कि जितने भी जो समुद्र के आसपास के जो एरिया होते हैं, तो ट्री क्या हो गए, कुछ नेचुरल प्रोसेस से क्या हो गए? डिकम्पोज हो गए। तो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज होने के बाद वो क्या हो गए? अर्थ क्रस्ट में चले गए। अर्थ क्रस्ट में क्या हो गए? बरी हो गए। तो बरी होने के बाद जैसे जैसे इन द एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो वो क्या हो गए? किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेज प्लांट इनटू कोल, दिस फेनोमेना इज नोन एज द कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 1 नंबर के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद कार्बोनाइजेशन पढ़ने के बाद हमने थोड़ा सा कंप्लीट होने के बाद हमने बताया था कि जो कोल बनता है वो कोल भी जो कोल की जो वेराइटीज होती है, जो कोल बनता है वो भी 4 टाइप्स की होती। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। जो पीट होता है बेटा, इन वेरी इनफीरियर क्वालिटी, बहुत बेकार क्वालिटी का कोल होता है। सेकेंड वन इज ए लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होगा वो थोड़ा इससे बेटर क्वालिटी का होगा, बिटुमिनस से थोड़ा बेटर क्वालिटी का होगा, दैट इज द हाउस होल्ड कोल होता है। और फोर्थ वन होता है एंथ्रासाइट, दैट इज अ सुपर क्वालिटी, मतलब सुपीरियर क्वालिटी, जो बहुत अच्छी क्वालिटी होगा। तो जो लास्ट स्टेज होती है, दैट इज द ओल्डेस्ट स्टेज, इज नोन एज द एंथ्रासाइट कोल। जो सबसे पहले जो वुड होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें? पीट में। सबसे पहले जो भी ट्री होगी, मतलब ट्री का मतलब है कार्बन, कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्या बोलते हैं? पीट के अंदर हो जाएगा। तो पीट, दिस इज ए फर्स्ट यंगेस्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेज ऑफ द कोल वेराइटीज ऑफ कोल। जितना अपन डिस्कस कर चुके थे। तो जो फोर्थ बात होगा, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। फोर्थ पॉइंट था हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में पहले देख लेते हैं क्या होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहीं भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं, दिस इज इस फेनोमेना इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोल की। तो कोल का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का प्रिंसिपल लिख लेते हैं अपन। द प्रोसेस
प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कोल in the absence of air. The process of heating of coal in the absence of air. Air का मतलब होता है ऑक्सीजन. एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन. It's called as destructive distillation of coal. Destructive distillation of तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का प्रिंसिपल क्या है कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. तो देखिए जो कोल कंटेन मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि कोल के अंदर कोल इज ए मिक्सचर ऑफ एटम्स लाइक कार्बन हाइड्रोजन. तब इन द कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन. तो कोल जनरली जो मिक्सचर होता है कंटेन द कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड सल्फर. सम अमाउंट ऑफ सल्फर is also present in the coal. तो कोल के अंदर हमारे पास तो in the absence of air, कोल के in the absence of air, कोल को अगर in the absence of air की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारे पास बाई प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट मिलते हैं. मेन प्रोडक्ट तो लिख सकते हैं नीचे मेन प्रोडक्ट आर ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. मेन प्रोडक्ट आर ऑब्टेन बाय जो कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो उससे क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे. तो मेन प्रोडक्ट आर ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. जो मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से वो कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट वन इज जो हमको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो ए होता है हमारे पास वो होता है कोक. क्या होता है कोक. सेकंड वन जो हमारे पास होता है बी उसको बोलते हैं कोलतार. सी जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास सी कोलतार अमोनिकल लिकर. और फोर्थ वन इज उसको बोलते हैं कोल गैस. फोर्थ वन इज कोल गैस. तो टोटल हमको बाई प्रोडक्ट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हमको 4 न्यू प्रोडक्ट मिलते हैं. कोक कोलतार अमोनिकल लिकर और कोल गैस. दैट इज द इम्पोर्टेंट है कोक कोलतार अमोनिकल लिकर और कोल गैस. ठीक है. तो अब हम एक सेटअप तैयार करेंगे. एक एक्सपेरिमेंट है ये कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल का कैसे करेंगे. तो एक हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे. तो एक्सपेरिमेंटल चीज है. तो हम क्या करेंगे कोल को क्या करेंगे उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट वेरी हाई टेम्परेचर. तो उसके लिए हम एक सेटअप बना रहे हैं. तो आप भी लिखें सेटअप बनाए. देखिए हमने क्या लिया डायग्राम बना रहे हैं. एक हमने बॉइलिंग ट्यूब ली यहाँ पे. ठीक है. बॉइलिंग ट्यूब इस बॉइलिंग ट्यूब में. ठीक है. ठीक है. एक और हमने एक बीकर लिया. इस बीकर हमने ये बनाते हैं. यहाँ पे हमने इसमें कोल यूज कर ली. जो हम कोल की बात करें जिसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करना है उस सब्सटेंस को हम यहाँ रखेंगे. तो यहाँ लिख दिया पाउडर कोल. जिस सब्सटेंस का हमको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करना है उसको हम इस बॉइलिंग ट्यूब में, ये बॉइलिंग ट्यूब है,
ठीक है। तो इस बॉइलिंग ट्यूब में यहाँ पे हमने वाटर फिल कर रखा है और लास्ट में इस वाटर, तो यहाँ पे हमको वाटर का फॉर्मूला दैट इज द H2O। ठीक है, ये जो हमको मिल रहा है दैट इज द कोल तार। यहाँ पे हमने क्या करा, इसको बर्नर लगा दिया, एक बर्नर लगा दिया। बर्नर का काम क्या है, इसको हीट प्रोड्यूस करना। एक बर्नर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे इसका, ठीक है हमारे पास बर्नर, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टैंड लगा दिया, बर्नर। और यहाँ हमने क्या लगा दिया, एक स्टैंड लगा दिया, इसको बोलते हैं स्टैंड, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया। यहाँ से बाहर निकलेगी, एग्जॉस्ट होगी कोल गैसेस, कोल गैस। देखिए ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, लिख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया इसमें, बॉइलिंग ट्यूब। थोड़ा इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन डायग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या लिया, बॉइलिंग ट्यूब ली। बॉइलिंग ट्यूब के अंदर पाउडर कोल भर दिया। यहाँ पे वो चीज़ भरते हैं, यहाँ पे कौन सी चीज़ भरते हैं, यहाँ पे वो वाली चीज़ भरते हैं जो जिसका हमको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराना होता है। ये क्या है, बर्नर लगा हुआ है नीचे। बर्नर क्या कर रहा है, एट हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है, हाई टेम्परेचर टू प्रोवाइड हाई टेम्परेचर, टू प्रोवाइड हाई टेम्परेचर। बर्नर क्या कर रहा है, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है इन द, ये पूरा पेक है बर्नर, तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में क्या होगा, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड हो रहा है। तो क्या होगा, कुछ जब इसको बर्न करेंगे तो कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होंगे, क्योंकि कोल इज ए मिक्सचर ऑफ, या कोल कंटेन सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। तो कोल जब ये क्या होगा अंदर से वोलेटाइल, तो इसमें से कुछ ना कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होंगे, बाहर आएंगे इस पाइप के थ्रू। बाहर बॉइलिंग ट्यूब रखी हुई है तो पाइप के थ्रू आएंगे, स्टैंड लगा हुआ है ताकि ये एडजस्ट हो सके। तो पाइप के थ्रू अंदर जाएंगे, इसके अंदर हमने क्या भर रखा है, वाटर भर रखा है। तो कोल क्या होगी, कोल के अंदर, कोल को जब हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से, तो कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनेगी। अमोनिया इस वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। तो अमोनिया डिजोल्व इन, यहाँ लिख सकते हैं आप अमोनिया डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर। तो अमोनिया बनेगी, तो अमोनिया वाटर में डिजोल्व मिल होके क्या बनाएगी, अमोनिकल लिकर। क्या बनाएगी, अमोनिकल लिकर, अमोनिकल लिकर बनाएगी। तो वाटर के अंदर अमोनिया डिजोल्व हो जाती है, अमोनिकल, और लास्ट में कुछ बहुत थिक लिक्विड बचेगा, जो बहुत थिक लिक्विड होगा जिससे अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, वो बनेगा हमको कोल तार। और कुछ गैसेस जो होगी वो बाहर निकल जाएगी, दैट इज द कोल गैसेस। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब इस वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि कोक, यहाँ पे जो अब बचा हुआ जो रेजिड्यू बचेगा, जो कुछ पार्ट बचेंगे उसको बोलते हैं हम कोक। तो हमारे पास चार बाय प्रोडक्ट हो गए, कोक, कोल गैस, अमोनिका लिकर और कोल तार। तो इन चारों बाय प्रोडक्ट को हम वन बाय वन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा बाय प्रोडक्ट होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे
कोक की। तो सबसे पहले बात करेंगे कोक की। तो जो कोक होता है, देखिए फर्स्ट होगा हमारे पास, फर्स्ट कोक। देखिए कोक हमको क्या मिला, जितने भी हम बुनसन बर्नर या बर्नर के थ्रू जब इसको हीट हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जितने भी उसमें वोलेटाइल इम्प्योरिटी, जो भी वोलेटाइल सब्सटेंस है वो सारे क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, देन कोक इज ए लास्ट रेजिड्यू, जो बचा हुआ पार्ट रहेगा कुछ ना कुछ, उसको बोलते हैं हम कोक बोलते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, कोक क्या होगा, इफ ऑल द वोलेटाइल, बच्चों वोलेटाइल का मतलब होता है विच फॉर्म वेपर, विच फॉर्म वेपर, विच फॉर्म वेपर्स। वोलेटाइल का मतलब होता है विच फॉर्म वेपर, जो वेपर क्या बना देते हैं, वेपर का फॉर्मेशन करते हैं, उनको वोलेटाइल बोलते हैं। इफ ऑल द वोलेटाइल सब्सटेंस आर रिमूव्ड, जितने भी वोलेटाइल सब्सटेंस होंगे, वी नो दैट, हम पहले बता चुका हूं कि कार्बन इज ए मिक्सचर ऑफ सॉरी कोल इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, then carbon, nitrogen, oxygen and some amount of sulfur. The removed, then coke is the last residue. तो रेजिड्यू की फॉर्म में हम क्या मिलेगा, कोक मिलेगा, क्या मिलेगा, कोक मिलेगा। कोक इज द लास्ट रेजिड्यू। तो कोक के जितने भी वोलेटाइल इंप्योरिटी इस पाउडर कोल के अंदर प्रेजेंट होंगे वो सब रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हमको जो रिमेनिंग पार्ट मिलेगा वो कोक मिलेगा। कोक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोक मिलेगा, तो कोक का यूज क्या है, कोक इज ए बेटर फ्यूल देन कोल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कोक देखते हैं, कोक इज ए बेटर फ्यूल, coke is a better fuel than coal, कोक क्या है, बेटर फ्यूल है देन कोल से। बेटर फ्यूल क्यों है, क्योंकि कोल को आप क्योंकि क्या बेटर फ्यूल इसलिए है क्योंकि अगर आप कोक को जलाएंगे तो कोक क्या आएगा, मोर हीट प्रोड्यूस करेगा, और साथ साथ बिकॉज मोर हीट प्रोड्यूस एंड लेस स्मोक। स्मोक भी क्या हो, स्मोक का मतलब धुआं बहुत कम निकलेगा, इसलिए कोक। तो कोक का कोल की जगह हम नाउ डेज कोक को यूज करते हैं, क्योंकि इसका रीजन क्या है, बिकॉज इट प्रोड्यूस द मोर हीट एंड लेस स्मोक। रीजन क्या है, रीजन क्या है, बेटर क्यों है इसका रीजन। तो रीजन बता रहा हूं आपको, रीजन फर्स्ट रीजन क्या है, बेटर फ्यूल होने का, कि फर्स्ट रीजन है बिकॉज इट प्रोड्यूस मोर हीट एंड because it produce more heat and less smoke। तो बेटर फ्यूल क्यों है, क्योंकि इट प्रोड्यूस द मोर हीट एंड लेस स्मोक। सेकंड पॉइंट क्या होता है, जो कोक होता है इट इज ए क्या बोलते हैं, पोरस। क्या होता है, पोरस, टफ, जो हार्ड होता है, इट इज ए पोरस, टफ एंड प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कोक कंटेन 95 to 98% ऑफ कार्बन। सबसे इंपॉर्टेंट आ सकता है, इस पे स्टार मार्क कर लें। एनएसओ में, नेशनल साइंस ओलंपियाड में बहुत बार पूछा होगा कि कोक के अंदर कितना परसेंट कार्बन होता है, 95 टू, कोक इज ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, 95 to 98% ऑफ कार्बन होता है। कोक कंटेन 95 to 98% कार्बन। और सबसे बड़ी बात है, इट इज रियरली अवेलेबल, इट इज चीपर देन
एक और पॉइंट यूज कर सकते हैं, इट इज चीपर देन कोल। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, इट इज चीपर देन कोल। कोल से क्या होता है, चीपर होता है, कोल से चीपर होता है, इट इज चीपर देन कोल। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कोक इज ए बेटर फ्यूल देन कोल, इट इज ए पोरस स्टफ एंड प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इट कंटेन 95 to 98% ऑफ कार्बन, इट इज ए चीपर देन कोल। ये क्या होता है, चीपर होता है, कोल से क्या होता है, चीपर होता है। और इसका और भी यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा कोक मेनली यूज फॉर मेकिंग द फ्यूल गैसेस, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कोक का मेकिंग द फ्यूल गैसेस। तो फ्यूल गैसेस कौन कौन सी होती, देख लेते हैं फ्यूल गैसेस कौन कौन सी होती। देखें फ्यूल गैसेस कौन कौन सी होती। देखिए नेक्स्ट यूज, जो इंपॉर्टेंट यूज है इसका, ये भी यूज इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग of steel and extraction of metal, extraction of metal। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टील, स्टील का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, स्टील किसका बनेगा, आयरन का बनेगा। तो आयरन के अंदर क्या होती है, कार्बन की इम्प्योरिटीज होती है, जो उससे जो फॉर्म होता है उससे स्टील होता है। स्टील को बनाने में हम कोक का यूज करते हैं, बुकों में कार्बन लिखा, कार्बन का मतलब होता है कोक, वहां पे कोक का यूज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कैसे यूज करेंगे, कि जैसे आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो सुन ले, जानते होंगे कि जो भी हमारे पास जो अर्थ क्रस्ट पे जो भी मिनरल मिलते हैं, या तो मिनरल से हमको क्या मिलती है, और मिलती है, क्या मिलती है, और मिलती है। उस और से क्या करते हैं, हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली। तो ऐसी और जिससे हम मेटल को कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली क्या करें, एक्सट्रैक्ट कर लें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी प्रोसेस होता है, पूरा मेटलर्जी का प्रोसेस होता है। तो वहां पे हम कोक का यूज करते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है, सबसे 5 स्टार डालें, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, फॉर मेकिंग द फ्यूल गैस, फॉर मेकिंग फ्यूल गैस like water gas and producer gas तो फॉर मेकिंग द फ्यूल गैस लाइक वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। तो वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस को देख लेते हैं। वाटर गैस क्या होती है, वाटर गैस देखिए, वाटर गैस इट इज ए मिक्सचर ऑफ, अगर इस कार्बन को मैं किस में डाल दूं, मॉइस्चर में ऐड कर दो, इस कोक की रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, वाटर के साथ करा दें, तो हमको मिलता है इससे एक प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है CO प्लस H2। क्या प्रोडक्ट होता है, CO प्लस H2। दिस इज नोन एज द वाटर गैस, दिस इज नोन एज द वाटर गैस। वाटर गैस बोले, इसको एक और बोलते हैं, हम सिंथेसाइज कर रहे हैं तो इसको हम सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, सिंथेसिस गैस। और एक और नाम होता है इसका सिन गैस। ठीक है, तो वाटर गैस NSO में क्वेश्चन पूछा हुआ है, NSO 2015 नेशनल साइंस ओलंपियाड 2015 पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वाटर गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर क्या होता है, वाटर गैस होता है। इसे सिंथेसिस गैस, सिंथेसिस का मतलब सिंथेसाइज कर रहे हैं आर्टिफिशियली, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इट इज ए व्हाट इज द वाटर गैस, वाटर गैस इट इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसका क्या होता है, लिख सकते हैं आप, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एक और देख लेते हैं, नाइट प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, इस कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन के साथ करा दें तो क्या मिलता है हमको, CO प्लस N2 मिलती है। H2 की जगह आप क्या बोलते हैं, N2, तो क्या मिलेगा, तो इसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। ये क्या होती है, आपसे ये भी पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओ पढ़ा लिखे, कार्बन मोनोऑक्साइड
प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस होती है। तो दोनों याद रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर वाटर गैस होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर प्रोड्यूसर गैस होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा बाय प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारे पास कोल तार। नेक्स्ट जो बी पार्ट था हमारे पास वो था कोल तार। कोल तार जो होता है, कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स या डिफरेंट कार्बन कंपोनेंट्स। कोल तार इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स का क्या होता है, डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। कोल तार का जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ, या इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक डाई, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, सिंथेटिक फाइबर्स, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस में यूज किया जाता है। कोल तार के हमारे पास नेप्थलीन बॉल भी बनती है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको पता ही होगा, लिख लेते हैं। कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपोनेंट, कंपाउंड लिखना, कंपाउंड। कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड। जो कोल तार जो होता है, इट इज ए हार्ड विस्कस एंड प्लीजेंट अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज ए हार्ड विस्कस, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, विस्कस होता है, और इसकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है। यूज फॉर, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन इन द, it is used for preparation of synthetic dyes, pesticides, drugs, etc. ठीक है, it is a use for preparation of synthetic dyes, pesticide, drugs, etc. तो कोल तार is a mixture of different carbon components। कोल तार पे क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है। नेफ्थलीन बॉल are obtained from coal tar। Naphthalene ball are obtained from coal tar। नेफ्थलीन बॉल किसकी बनी होती है, कोल तार की बनी होती है। तो थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, सबसे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नेफ्थलीन बॉल किसकी बनी होती है, कोल तार की, क्योंकि कोल तार से हमको ऑप्टेन होता है। नाउअडेज हम बिटुमिन कोल का यूज करते हैं फॉर, बिटुमिन भी क्या है, कोल। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था कि पुराने ज़माने में कि हम सबसे पहले कोल तार का यूज करते थे। जो रोड मेकिंग होते, रोड को बनाने के लिए जो हम क्या यूज करते थे, कोल तार यूज करते थे। लेकिन नाउअडेज हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है बिटुमिन, उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। थर्ड वन जो थर्ड है हमारे पास भी, थर्ड वन जो हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास, कोल तार हो गया अमोनिकल लिकर, अमोनिकल लिकर। ठीक है, अमोनिकल लिकर क्या होता है, अमोनिकल लिकर का मतलब होता है, लिकर भी बोल सकते हैं। क्या होता है, अमोनिया जो होती है, क्योंकि कोल क्या कंटेंट रखता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी करता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करता हूँ, अमोनिया बनेगी। तो अमोनिया रिएक्ट विथ वाटर, क्योंकि वाटर हम क्या करते हैं, दूसरे बॉइलिंग ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में अपन क्या करते हैं, वाटर भरते हैं। अमोनिया किसके साथ रिएक्ट करेगी, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, और क्या बनाएगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनिया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अमोनिकल लिकर, अमोनिकल लिकर, अमोनिकल लिकर। ठीक है, तो इसका यूज, इट इज यूज इन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है, अमोनिकल लिकर ये होता है, अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगी। अमोनिया क्या होती है, वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, तो अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। तो इसका यूज फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। अमोनियम सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फर, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, NH4 का होल ट्वाइस SO4, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। फोर्थ वन इज है हमारे पास, लास्ट जो है हमारे पास वो है कोल गैस। फोर्थ वन है डी, वो है कोल गैस। देखिए कोल गैस एक्सीलेंट फ्यूल है। सबसे पहली बात तो कोल गैस क्या है हमारे पास, एक एक्सीलेंट फ्यूल है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होती है, हाई होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है कोल गैस, इट इज ए मिक्सचर ऑफ, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, कोमा हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस इट इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है मैंने में कि व्हाट इज द कोल गैस, कोल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो मीथेन का फॉर्मूला भी याद रखें, CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन का H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। ठीक है, मेरे फॉर्मूले भी याद। सेकेंड वन, इट हैज ए एक्सीलेंट फ्यूल एंड हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। एक्सीलेंट फ्यूल, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू द अमाउंट ऑफ, लिख लेते हैं यहाँ पे नोट डाल के कि कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस on combustion of 1 kilogram of fuel, its calorific value। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। यूनिट क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू की, यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम। तो मतलब 1 किलोग्राम सब्सटेंस को कितनी हीट दें ताकि वो मतलब 1 किलोग्राम सब्सटेंस को हीट करने पर कितनी, 1 किलोग्राम सब्सटेंस कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज द क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू। तो कोल गैस क्या होती है, कोल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलेंट फ्यूल के रूप में जाना जाता है, एक्सीलेंट फ्यूल के रूप में जाना जाता है। तो कोल गैस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन NSO में आया हुआ, 2015 में पूछा हुआ ये भी कि मीथेन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है कोल गैस। कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, एक्सीलेंट फ्यूल है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस को कितनी हीट प्रोड्यूस करें, 1 किलोग्राम सब्सटेंस को जलाने पर वो कितनी हीट प्रोड्यूस करता है किलो जूल में, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। लास्ट पार्ट हमारा इसका वो है यूजेज ऑफ कोल। इनके यूजेस देख लेते हैं।
यूज क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, कोल का यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट, यूजेस ऑफ कोल, फर्स्ट है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट में क्या, जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, कोल का यूज थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है। सेकंड वन इज ए कोल का यूज, कोल का यूज कहाँ किया जाता है? देखिए कोल का यूज पहले लंदन और न्यूयॉर्क में हम यूज करते थे, स्ट्रीट लाइटिंग के अंदर यूज करते थे कोल गैस का यूज। कोल से जो हमको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, वो 4th नंबर का जो प्रोडक्ट है कोल गैस। तो कोल गैस का यूज सबसे पहले हम लंदन और न्यूयॉर्क में स्ट्रीट लाइटिंग की तरह यूज करते थे, लेकिन आजकल ये सोर्स ऑफ हीट है रादर देन सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट तो लिख सकते हैं और यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर एक्सीलेंट फ्यूल। कोल का यूज थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है, आप डोमेस्टिक पर्पज पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओके।